हाय दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम विशाल। दोस्तों, आज हम लोग एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, जिसे कहते हैं कास्ट सेंसस। तो ये क्या है कास्ट सेंसस? कास्ट सेंसस जाति जनगणना जिसे हिंदी में कहते हैं। दोस्तों, ये टर्म यूज़ होना शुरू हुआ भारत के कश्मीर के पहलगाम में, जब आतंकियों द्वारा 26 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। उसी के बाद से 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस कराने की बात की। इसके कुछ ही दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था और ये दावा किया था कि इसी संसद से वो कास्ट सेंसस का मुद्दा या कास्ट सेंसस बिल पास करके दिखाएंगे। आइए जानते हैं कास्ट सेंसस की 10 खास बातें और उसके बाद कुछ और आंकड़े। देखिए, जो कास्ट सेंसस है वो सबसे पहले 1881 में अंग्रेज़ों ने पहली बार जाति जनगणना कराई, तो इसमें जातियों को भी गिना जाता था। यह क्रम 1931 तक चला, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से जाति आधारित जनगणना करवाई गई। फिर उसके बाद 1941 में जाति जनगणना हुई, तो लेकिन इसके आधिकारिक आंकड़े जो है वो नहीं जारी किए गए। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नेहरू और पटेल जैसे नेताओं ने तय किया कि जाति जनगणना नहीं होगी, क्योंकि इससे समाज में विभाजन होगा। तत्पश्चात स्वतंत्रता के बाद 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई, तब इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही गिनती हुई। तब से आज तक यही क्रम चलता आ रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही गणना होती चली आ रही है। फिर उसके बाद 1979 में केंद्र सरकार ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के इरादे से मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन जो है ये 1979 में इसका गठन हुआ था और 80 के दशक में संख्या के आधार पर जाति आरक्षण की पहली मांग बसपा के संस्थापक माननीय काशीराम ने की थी। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया। 2010 में फिर शासनकाल में राजद नेता लालू प्रसाद यादव और सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था। फिर 2011 की जनगणना में मनमोहन सरकार ने आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना SECC कराने का फैसला किया। इसके लिए भारी बजट भी पास हुआ। 2013 में यह जनगणना पूरी हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। यानी कि जनगणना तो कराई गई, लेकिन पब्लिक में उसकी डिटेल नहीं प्रेषित की गई। तत्पश्चात 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए। यानी कि उसके बाद 2013 के तकरीबन 10 साल बाद बिहार एक ऐसा राज्य बना जो जातिगत सर्वे कराया और उसका आंकड़ा जो है वो सबके सामने सामाजिक किया। कुछ दिनों पूर्व जो ये राहुल गांधी हैं, इन्होंने मांग की थी, लेकिन उस समय वो नहीं हो पाया था। जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं था। लेकिन अभी जब पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल को, तो उसके बाद 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जातिगत जनगणना में कुछ सवाल हैं जो कॉमन रूप से आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल ये है कि जातिगत जनगणना क्या है, जिसका प्रयोग भारत के कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद प्रयोग करने की योजना भारत सरकार अब बना रही है। तो आइए जानते हैं। जातिगत जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ताकि विभिन्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया जा सके। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होता है, संसाधनों का एक समान वितरण करना होता है, नीतियां बनाने में ये मदद करेगा। हालांकि पहलगाम हमले जो 2025 में कश्मीर में हुए, जिसमें आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, के बाद भारत सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की योजना को लेकर कुछ पोस्ट एक्स पर देखे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार इस जनगणना का उपयोग देश में घुसपैठियों
जैसे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी को चिन्हित करने के लिए कर सकती है, लेकिन यह दावा उतना पुष्ट नहीं है। सरकार का आधिकारिक बयान यह है, सरकार यह बताती है जातिगत जनगणना कराने के पीछे की नीति कि जातिगत जनगणना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझना और वंचित वर्गों के लिए बेहतर योजनाएं बनाना है, न कि आतंकवाद से सीधे तौर पर निपटना। यानी कि समाज में हर तरह के जो लोग हैं उनको जातिगत जनगणना कराने के बाद उनका एक कैटेगरी डिवाइड हो जाएगा और उस कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के अंतर्गत यानी कि किस वर्गीकरण के अंतर्गत उनका स्थान आता है, उस हिसाब से उस पर उनको बेहतर योजनाएं प्रदान करना है। लेकिन हर मामले में जैसे कुछ न कुछ अच्छाई होती है उसी तरह कुछ बुराई होती है। तो इस मामले में भी कुछ आलोचक लोगों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद का यह फैसला राजनीतिक ध्यान भटकाने की रणनीति हो सकता है। हो सकता है कि केंद्र सरकार पहलगाम हमले को उतना सीरियस नहीं ले रही हो और इसलिए वो जो है इस ऐसे आदेश दे रही है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। अच्छा, अब और आगे जानते हैं कि जातिगत जनगणना की शुरुआत कब हुई, कब से कब तक चली, उसके पूर्व में जो जातिगत जनगणना हुए थे उसके अच्छे और बुरे प्रभाव क्या पड़े और फिर इस पर कब रोक लग गई। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 1881 में ब्रिटिश शासन के दौरान काम हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत उससे 10 साल पहले यानी 1871 और 72 में इसकी एक मंशा तैयार की गई थी कि भारतवर्ष में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और ये योजना बनाते बनाते तकरीबन 10 साल का समय हुआ और 1881 से जातिगत जनगणना करानी शुरू हुई। यह 1931 तक यानी 1881 से 1931 तक हर 10 साल में नियमित रूप से होती गई। 1941 में भी यह हुई, लेकिन इसके आंकड़े जो है वो प्रकाशित नहीं किए गए। जातिगत जनगणना के तब क्या अच्छे प्रभाव पड़े थे उस बारे में बात कर लेते हैं। तो जातिगत जनगणना जब ब्रिटिश काल में यह जनगणना सामाजिक संरचना को समझने और प्रशासनिक नीतियां बनाने में मददगार हुई थी। इससे अनुसूचित जातियों एससी और एसटी जनजातियों की स्थिति पर प्रकाश पड़ा, जिसके आधार पर आज़ादी के बाद आरक्षण नीतियां बनी। अच्छा, इसके बुरे प्रभाव क्या पड़े। इससे जाति व्यवस्था को और मजबूत किया गया, क्योंकि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। यानी कि उनका सेपरेशन जो है कास्ट वाइज डिसाइड हुआ था और किस कास्ट का कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा है इस हिसाब पर वो लोग डिफ्रेंशिएट किए गए थे। 1931 की जनगणना के बाद सामाजिक तनाव बढ़ गए थे। जैसे भाई अब अगर जातिगत जनगणना होगी और किस जाति में कितने लोग हैं, जब इसकी प्रबलता हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक तनाव बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ जातियों ने अपने लिए अधिक कोटा और विशेषाधिकार की मांग शुरू कर दी। यहाँ मैं ये नहीं उल्लेखित करूँगा कि किसने कितने कोटे की मांग करी, लेकिन जो एक बात सामने आई थी कि उस समय जब जातिगत जनगणना हुई थी तो कुछ विशेष लोगों ने या कुछ जिनकी जातियां ज़्यादा थी उन्होंने एक विशेषाधिकार की मांग शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद 1941 के जनगणना आयुक्त MWM यीट्स ने इसे खर्चीला, समय खपाऊ और सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाला बताया था। तो इसके ये बुरे प्रभाव थे। अब इस पर रोक कब लगी इस बारे में बात कर लेते हैं। जब 1931 की जनगणना हो गई थी तो इस पर रोक लगी। तो स्वतंत्रता के बाद 1951 से भारत सरकार ने नीतिगत रूप से एससी और एसटी को छोड़कर अन्य जातियों की गणना बंद कर दी। यानी कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जातिगत जनगणना होती रही, अन्य जातियों की गणना बंद कर दी गई थी। इसका कारण था राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और जाति आधारित विभाजन से बचना। हालांकि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC की गई, लेकिन इसके आंकड़े गलतियों के कारण पूरे प्रकाशित नहीं हो पाए थे, क्योंकि जब 2011 में यह जनगणना की गई थी तो उस समय इसमें काफ़ी विसंगतियां पाई गई थीं और इसकी गणना करने वाले लोगों ने इसमें काफ़ी धोखाधड़ी की थी। इसीलिए वह सूचनाएं जो अपुष्ट और अपूर्ण थीं, इसलिए उनको पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया गया था।
तीसरी बात आ जाते हैं कि जातिगत जनगणना से भारत के प्रमुख राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, यह 4 बड़े राज्य हैं और इन पर किस तरह का अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर जातिगत जनगणना भारत सरकार कराती है और उससे राजनीतिक पार्टियों को इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो अच्छे प्रभाव में उत्तर प्रदेश में यहाँ ओबीसी और दलित की बड़ी आबादी है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित की सटीक आंकड़े मिलने से शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को बेहतर लागू किया जा सकता है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं अधिक प्रभावित हो सकती हैं, जैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन या छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं में। बिहार में इस जातिगत जनगणना के प्रभाव के बारे में बात करें तो बिहार तो पहले ही 2023 में ही जातिगत सर्वे कराकर भारत का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर डेटा मिलने से नीतियों और संसाधन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। महाराष्ट्र, यहाँ मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। डेटा से उनकी स्थिति स्पष्ट होगी और नीतियां बनाना आसान होगा। जातिगत जनगणना के बुरे प्रभाव, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में जाति आधारित राजनीति पहले से प्रबल है। डेटा के बाद समुदायों के बीच संसाधनों के लिए टकराव बढ़ सकता है, जैसे उच्च जातियां 50% आरक्षण सीमा पर सवाल उठा सकती हैं। मध्य प्रदेश में डेटा में गलती होने पर आदिवासी समुदाय को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे आपसी असंतोष बढ़ेगा। और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों पर और विवाद हो सकता है, क्योंकि अन्य समुदाय अपनी हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। तो जातिगत जनगणना से कुछ बुरे प्रभाव तो पड़ेंगे, वहीं अन्य वर्गों के लिए, एससी एसटी वर्गों के लिए इसके अच्छे प्रभाव भी हैं। अच्छा, अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राजनीतिक पार्टियों को इससे क्या फायदा हो सकता है। जातिगत जनगणना से राजनीतिक पार्टियों को यह फायदा होगा कि जैसे सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटरों को आकर्षित करने के लिए बीजेपी इसका इस्तेमाल कर सकती है। यह दिखा सकती है कि वह सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सपा हुई, राजद हुई, कांग्रेस हुई, ये पार्टियां पहले से जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। डेटा मिलने पर ये अपनी नीतियों को ओबीसी और दलितों के पक्ष में दिखाकर अपना वोट बैंक मजबूत कर सकती हैं। हालांकि अगर डेटा से हिंदू एकता कमजोर होती है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय दल जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा, किन देशों में जातिगत जनगणना अभी भी होती है और वहां उसके विकास में क्या प्रभाव पड़े, ये जानना जरूरी है। जातिगत जनगणना भारत के लिए एक अनूठा मामला है, क्योंकि यहाँ की जाति व्यवस्था वैश्विक स्तर पर कहीं और समान रूप से मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ देशों में रेस या एथेनिसिटी आधारित जनगणना होती है, जिसे तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है। रेस या एथेनिसिटी आधारित जनगणना वो होती है जो अश्वेत और श्वेत लोगों में की गणना होती है, उसे रेस आधारित जनगणना कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ हर 10 साल में होने वाली जनगणना में रेस एथेनिसिटी जैसे वाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक का डेटा लिया जाता है। इसका विकास पर प्रभाव, इस डेटा से अल्पसंख्यक समुदायों जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स जो अफ्रीका से अमेरिका में आके बस गए हैं के लिए अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज बनी, तत्काल कार्य करने की पॉलिसीज बनी, जिससे शिक्षा और रोजगार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी। लेकिन रेशियल टेंशन्स भी बढ़े, क्योंकि कुछ समुदायों ने इसे भेदभावपूर्ण माना। जाहिर सी बात है कि जब रंग के आधार पर विभेदीकरण होने लगेगा तो वहां पर तनाव बढ़ेगा। अच्छा, अब एक और बात करते हैं ब्राजील देश की। यहाँ भी अमेरिका के जैसे ही रंग भेद में आधारित डेटा लिया जाता है और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो एफ्रो ब्राजीलियंस है, यानी कि अफ्रीका और ब्राजील के जो नागरिक थे, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं उनके लिए बनी, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पर डेटा की विसंगतियां पाई गई तो वहाँ भी इस तरह के समस्याएं देखने को आई और उससे उस पर प्रभाव पड़ा। यहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे रेस एथेनिसिटी से डेटा नहीं लिया गया
ताकि ब्लैक और वाइट जो रंग विभेदीकरण है इससे हटकर नीतियां बनाई जा सके और इससे विकास पर प्रभाव न पड़े। लेकिन जो विकास पर प्रभाव पड़ा उसमें लैंड रिफॉर्म्स और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिली, लेकिन पूर्व डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें भी बढ़ी। जाति जैसे सिस्टम इन देशों में नहीं है, लेकिन डेटा से नीतियां बनाने में मदद मिलती हैं। हालांकि सामाजिक तनाव का खतरा भी जातिगत आधारित गणना से बना रहता है। अच्छा, एक और बात जानने योग्य है कि जातिगत जनगणना अगर 2025 में शुरू होती है तो भारत में कब तक पूरी हो जाएगी और विभिन्न जातियों को इसका फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि भारत एक बहुसंख्यक आबादी वाला देश है और तकरीबन 145 करोड़ की आबादी वाला देश है। तो अगर जातिगत जनगणना आज यहाँ पर शुरू कर दी जाए तो ये कब तक भारत में पूरी हो जाएगी। तो जैसा कि विभिन्न सूत्रों से पता चला है कि सामान्य गणना और एनपीआर अपडेट के साथ इसे 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत तक पूरा किया जा सकता है। यानी कि कुल भारत में जातिगत जनगणना करने का पूरा समय जो लग सकता है वो 2 साल का पूरा समय लग जाएगा। अब जान लेते हैं कि भारत में विभिन्न जातियों को इसका जातिगत जनगणना का क्या फायदा मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं ओबीसी की जाति से। अगर सटीक डेटा से आरक्षण नीतियां बेहतर होंगी तो शिक्षा रोजगार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इसका डेटा पहले से ही लिया जाता है, लेकिन नया डेटा उनकी स्थिति को और स्पष्ट करेगा, जिससे उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनेंगी। सामान्य वर्ग को डेटा से यह स्पष्ट होगा कि कितने लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिससे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण में मजबूती मिल सकती है। अन्य समुदाय, छोटे या क्षेत्रीय समुदाय जो पहले नजरअंदाज किए गए थे, उनकी स्थिति भी सामने आएगी और उनके लिए विशेष योजनाएं बन सकती हैं। हालांकि फायदे तभी होंगे जब डेटा का उपयोग पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो, वरना यह सामाजिक तनाव और राजनीतिक दुरुपयोग का कारण बन सकता है, जैसा कि 2013 में एक बार बन चुका है। SC ST के लिए इनका डेटा लिया जा चुका है और जो है इकोनॉमिक वीकर क्लास यानी कि सामान्य वर्ग के लिए आपकी जानकारी हो गई कि उनको भी कुछ मजबूती मिल सकती है। अन्य जो समुदायों का है तो उनके में अगर यह डेटा कलेक्शन जो है सही से नहीं हुआ तो उसमें राजनीतिक विद्वेष तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपसी सौहार्द, जातिगत विद्वेष बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभी तक के लिए जो डेटा मेरे पास सामने आया है उसके हिसाब से यह कास्ट सेंसस सर्वे कह लें, जातिगत जनगणना सर्वे कह लें, ये सब एक ही टर्म है और उसके बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हुई है। आगे की जानकारी के लिए और भी जब कोई जानकारी मिल जाएगी तो वो आपसे शेयर की जाएगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमें फॉलो कर लें, हमें लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। आपका मनोबल, आपका लाइक बटन ही हमारा मनोबल बढ़ाता है और जब आप देखते हैं तभी हम भी खुश होते हैं, तभी हमें और इच्छा जगती है कि और आगे बेहतर काम किया जा सके, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिले। धन्यवाद।